नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है उसमें जीएस से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज का मॉक टेस्ट है। आप जुड़ेंगे सभी और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो आज के मॉक टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन के रूप में कश्मीर घाटी स्थित है। अब इनमें से आपको बताना है कि कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य है, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के मध्य। इनमें से आपको बताना है कि कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है। बताएंगे सभी, बताएं कमेंट करके। कश्मीर घाटी की बात करें, जब कश्मीर आप पढ़ते हैं या हिमालय पर्वत श्रेणी आप पढ़ते हैं तो आपने हिमालय पर्वत श्रेणी में उसी से पहले आपने एक पर्वत श्रेणी पढ़ी होगी वृहद हिमालय। वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी। एक पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी, एक आप पढ़ते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो इनमें से आपने पढ़ा होगा एक ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सी है? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसके आप पार्ट पढ़ते हैं तो एक पार्ट क्या है? KLJP। KLJP के से बनेगा काराकोरम, L से लद्दाख, J से जास्कर, P से क्या बन जाएगा? P से बन जाएगा आपका पीर पंजाल। अब इसी में आप देख रहे हैं जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पीर पंजाल और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा बन जाएगा हिमाद्री पर्वत श्रेणी। इन दोनों के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? घाटी का नाम क्या है आपका? घाटी का नाम है कश्मीर घाटी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। बताएंगे सभी, पश्चिम से पूर्व की ओर इनको व्यवस्थित करना है। यमुना नदी आप पढ़ते हैं, यमुना नदी आपकी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी आपने पढ़ा होगा बंदरपूछ हिमालय से निकल के, और आपने पढ़ा है जी इलाहाबाद में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? इलाहाबाद में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाएगी? गंगा नदी में मिल जाएगी। कौन सी नदी में मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपकी गंगा नदी में। कौन सी नदी में मिलेगी? गंगा नदी में मिल जाती है इलाहाबाद में जाकर के। और कौन सी नदी है आपकी? यमुना नदी। अब यमुना नदी आपकी निकलती कहाँ से? आपने पढ़ा होगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ हिमालय से निकलती है। बंदरपूछ हिमालय, बंदरपूछ हिमालय कहाँ पर है? बंदरपूछ हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से आपकी निकलती है यमुना नदी, यहाँ से निकलेगी। और इसमें जो सहायक नदी के रूप में आपने पढ़ा होगा, तो सहायक नदी के रूप में आप ऐसे याद रखेंगे CSBK, ऐसे आपको याद रहेगा और इससे आपका क्वेश्चन भी पूरा हल हो जाएगा। सी से क्या बन जाएगा? सी से बनेगा आपका चंबल नदी। कौन सी नदी बनेगा आपका? चंबल नदी। चंबल नदी बनेगा। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा आपका सिंध नदी। बी से क्या बनेगा? बी से बनेगा आपका बेतवा। और के से क्या बनेगा? के से बनेगा आपका केन नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और क्या है आपका? केन। ये आपकी नदी बनेंगी। चंबल नदी आपने पढ़ा होगा, चंबल नदी कहाँ मिलती है? ये इटावा के पास जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में। सिंध नदी भी इटावा के पास कौन सी नदी में मिल जाएगी आपकी? यमुना नदी में। बेतवा नदी आपने पढ़ा होगा, बेतवा नदी कहाँ मिलती है? ये मिलती है हमीरपुर के पास। हमीरपुर, हमीरपुर के पास कौन सी नदी में मिल जाएगी? यमुना नदी में। केन नदी आपने पढ़ा होगा बांदा के पास। कहाँ पे आपका? बांदा के पास। और कौन सी नदी में मिल जाएगी? यमुना नदी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके याद रखेंगे CSBK से चंबल, सिंध, बेतवा और केन। एक बार पुनः देख लेते हैं जी, एक बार पुनः देख लेंगे। चंबल नदी कहाँ मिलेगी? इटावा में मिलेगी। सिंध नदी कहाँ मिलेगी? इटावा में मिलेगी। बेतवा नदी कहाँ मिलेगी? हमीरपुर मिलेगी। केन नदी कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपकी बांदा में। कहाँ मिलेगी? बांदा में। ये आपकी हिमालय, जो हिमालय से जो निकलने वाली नदी यमुना नदी, उसकी सहायक नदी है। और सबसे बड़ी जो सहायक नदी वो कौन? आपकी चंबल। और आपसे पूछा जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। कौन सी नदी आपके? यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर उनके प्रारंभ के कालानुसार उन्हें व्यवस्थित आपको करना है कि सबसे पहले कौन सा आपका इसमें प्रारंभ हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन। ये आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके कि सबसे पहले आपका कौन सा हुआ। ये आप तभी लगा सकते हैं जब इनके आपको वर्ष याद हो, तभी आप इसको हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्रोजेक्ट टाइगर आप पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर।
प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 में शुरू हुआ था, आपने पढ़ा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, और एक व्यक्ति थे कैलाश सांखला, उनके द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, इसलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट हाथी आपसे पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट हाथी आप याद रखेंगे 1992 में शुरू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन में जो रहने वाले जीव हैं उनके लिए 1972 में। और उसके बाद याद रखेंगे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम कब है आपका 2002, कब है आपका जैव विविधता अधिनियम 2002, तो इनको याद रखेंगे वर्ष वर्ष। अब अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आप एक बार देख लेंगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। अब इनको आप लगा लेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा आपका 3 क्योंकि 1972 है, उसके बाद आएगा क्या 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 1 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद क्या आ जाएगा 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये आपका सही है। और 3 1 2 4 आप इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, 3 1 2 4। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो अन्य जो धारा है ये भी आपको याद होना चाहिए किससे संबंधित है आपका, जैसे फ्लोरिडा धारा है, कनारी धारा है, अगुलहास धारा है और क्यूराइल धारा है। तो आपको बताना है किससे संबंधित है, बताएंगे धारा। तो धारा आप पढ़ते हैं, जो फ्लोरिडा धारा की अगर बात करें, फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा ये कहाँ पे मिलेगी, ये आपकी मिलेगी मैक्सिको खाड़ी में। कहाँ पे मिलेगी, मैक्सिको की खाड़ी में। फ्लोरिडा धारा कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कनारी धारा। कनारी धारा अगर आपसे पूछ रहा है तो ये कहाँ पे मिलेगी, अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में मिलेगी, अटलांटिक महासागर में आपकी मिलेगी कनारी धारा। उसके बाद आपको याद रखेंगे कनारी धारा, अगुलहास पूछ रहा है, अगुलहास कहाँ मिलेगा, अगुलहास धारा मिलेगी हिंद महासागर में। अगुलहास कहाँ मिलेगी, हिंद महासागर मिलेगी अगुलहास धारा। और उसके बाद क्या है, क्यूराइल धारा। क्यूराइल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूराइल धारा, क्यूराइल आप याद रखेंगे ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी प्रशांत महासागर में। कहाँ पे मिलेगी, प्रशांत महासागर। क्लियर हुआ। तो एक बार पुनः देखें, फ्लोरिडा पूछ रहा है, फ्लोरिडा धारा कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी, कनारी अटलांटिक महासागर, अगुलहास कहाँ पर है, हिंद महासागर, क्यूराइल कहाँ पर है, प्रशांत महासागर। तो यहाँ से पूछा है कि हिंद महासागर की जो धारा है उसे किस नाम से जानते हैं, हिंद महासागर की धारा कौन सी आपकी, अगुलहास धारा। तो इसलिए इसका आपका सही क्या हो जाएगा, अगुलहास धारा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, बताएंगे। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इसमें से आपको बताना है कि मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। मिट्टी बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन आपने पढ़ा होगा, ये आपका कहाँ से शुरू हुआ। एक आप बांध पढ़ते हैं, तवा बांध। कौन सा बांध है, तवा बांध परियोजना, ये आप पढ़ेंगे, तवा बांध परियोजना। तो तवा बांध परियोजना के विरोध को लेकर के आपका ये हुआ था। और तवा बांध परियोजना आपका कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है होशंगाबाद। तो आपको याद रखना है। तो यहीं पे इसके विरोध को लेकर के कौन सा आंदोलन चलाया गया, मिट्टी बचाओ आंदोलन। तो इसे भी आप याद रखेंगे, मिट्टी बचाओ आंदोलन, तवा बांध। एक आप पढ़ते हैं, कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को बचाने के लिए जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है उसी के विरोध को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसके जनक कौन है, इसके जनक है मेधा पाटेकर। तो मेधा पाटेकर के द्वारा आपका शुरू किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आप याद रखेंगे। एक आप पढ़ते हैं जी चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। एक क्या है आपका, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है, तो आप पढ़ते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। इनको भी आप याद रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। ये आपका उत्तराखंड राज्य में किया गया था पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। तो याद रखेंगे इनके जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपका प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें लोहा विद्यमान होता है, लोहे की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन, मायोग्लोबिन, इनमें से आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं, बताएंगे सभी। लोहा, तो लोहे की अगर बात करें, लोहा किस में उपस्थित होगा, इसमें लोहा उपस्थित होगा आपका मायोग्लोबिन में। किस में उपस्थित होगा, मायोग्लोबिन में आपका उपस्थित होगा लोहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया देश आपका, मलेशिया एशिया महाद्वीप का एक देश है मलेशिया। तो उसमें आपको बताना है कि किंटा घाटी प्रसिद्ध है रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मलेशिया में किंटा घाटी, तो किंटा घाटी की अगर बात करें, किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? किंटा घाटी आपका टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से? किंटा घाटी। क्योंकि आप पढ़ते भी हैं कि विश्व में सबसे अधिक जो टिन का उत्पादन है वो कौन से देश में होता है? वो होता है आपका मलेशिया देश में। कहाँ पे होता है? मलेशिया देश में आपका होता है। तो याद रखेंगे, टिन उत्पादन के लिए कौन सी घाटी आपकी? किंटा घाटी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, प्रतिरूपण, संयोजन, प्रजनन। आसान सा क्वेश्चन है, आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, इसमें से आप बताएं सभी कमेंट करके जी। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका उत्परिवर्तन। क्या कहलाएगा? उत्परिवर्तन। इसे याद रखेंगे, ये क्या कहलाएगा? आपका उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, भारतीय संघातन व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल आप बताएंगे कब जोड़ा गया। तृतीय तल का यहाँ से जो आपका शब्द है, इसका मतलब आपका पंचायती राज। तो पंचायती राज या तृतीय तल आपसे पूछा जाएगा, या तो आप कह देंगे तृतीय तल, या क्या बोला जाएगा इसे बोला जाएगा आपका पंचायती राज। तृतीय तल या क्या बोला जाएगा? पंचायती राज। तो तृतीय तल या पंचायती राज कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन सब आप जानते हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा संशोधन किया? 73वां संविधान संशोधन किया, और ये किस वर्ष किया था? 1992। इसलिए वर्ष क्या हो जाएगा? इसलिए वर्ष क्या हो जाएगा आपका? 1992। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया तृतीय तल। क्लियर हुआ। और इसके लिए हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हमने शामिल किए थे? 29 विषय हमने शामिल किए थे पंचायती राज से संबंध। पंचायती राज स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपने पढ़ा होगा 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को ये कहाँ से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया आपका नागौर। और नागौर कहाँ पड़ता है? नागौर पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है आपका नागौर। यहाँ से आपका शुरू किया गया था पंचायती राज। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? आप बताएंगे। पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है, तो उसके कमी से, जो पॉलिश किया हुआ चावल अगर आप उसका सेवन करते हैं, अत्यधिक उसको खाते हैं, तो कौन सा रोग हो जाएगा? सूखा रोग, घेंगा, रक्त अल्पता या बेरी बेरी। आप पढ़ते हैं जी। तो जो पॉलिश वाला आपका चावल है, पॉलिश वाला चावल, तो पॉलिश वाला जो चावल है, पॉलिश चावल का मतलब क्या होता है? जो आपका चावल है, तो चावल पे क्या है? ऊपर वाले जो आपका परत होती है उसको आपका हल्का सा उतार दिया जाता है। उससे क्या है? चावल में चमक पैदा हो जाती है। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे, तो ये इसमें कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। और विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। और थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? इसका नाम क्या है? बेरी बेरी। क्या नाम है आपका? बेरी बेरी रोग इसका नाम होता है। तो बेरी बेरी आप याद रखेंगे। चावल में जो आपका पॉलिश करते हैं, तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और B1 को ही हम क्या बोलते हैं? B1 को ही हम क्या बोलते हैं जी? थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन बोलते हैं B1 को। क्लियर हुआ। B1 को क्या बोला जाता है? आपका थायमीन बोला जाता है। ठीक है। उसी के बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसे याद रखेंगे, मनीला। और मनीला कौन से देश की कैपिटल है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला। और आपसे पूछा जाएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आप याद रखें कटक। और कटक कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण निहित होता है। तो आपको बताना है कि कौन आपका पंचायत के लिए निर्वाचन निर्देशन और नियंत्रण आपका निहित करता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, राज्यपाल में, भारत के निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में और राज्य निर्वाचन आयोग में। इनमें से आप बताएंगे कि किसके अधीन आपका ये होता है। आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं भाग 15 निर्वाचन, तो भाग 15 निर्वाचन में आप पढ़ते हैं, तो निर्वाचन में आपने पढ़ा है कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है या भारत निर्वाचन आयोग है, ये आपके किस किस के चुनाव करता है। तो जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका विवरण आपको आर्टिकल 324 में मिलता है। लेकिन जो अन्य चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत के चुनाव हो या सहकारी समिति के चुनाव हो, उनके चुनाव कौन कराएगा? उनके चुनाव आपका कराएगा राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का अगर आपसे पूछे विवरण कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 243, और 243 में भी कौन सा है? 243 के। तो इसकी जिम्मेदारी होगी आपकी राज्य निर्वाचन आयोग की। क्लियर हो गया? तो राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से हम प्राप्त करते हैं। वृक्ष का उत्पाद है आपका हींग, शिलाजीत, सुहागा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते होंगे सभी। तो इसमें कौन सा उत्पाद ऐसा है जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऐसा उत्पाद कौन सा है? ऐसा उत्पाद कौन सा? आपका हींग। हींग को आपका वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इनमें से आपको बताना है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं जी। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति लोक लेखा समिति। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। 2 महत्वपूर्ण आपकी समिति हैं। एक कौन सी? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई। और लोक लेखा समिति में आपने पढ़ा है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। 22 में से आप पढ़ते हैं 15 कहाँ से होते हैं? 15 लोकसभा से। और 7 कहाँ से होते हैं? 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष आप याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? WM हेले। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे WM हेले। ये भी आप इसमें याद रखेंगे। उसके बाद में आपसे पूछे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे, स्थापना हुई थी 1950। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्यों की संख्या होती है 23। और सभी सदस्य कहाँ से होते हैं? सभी सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से। लोकसभा से होते हैं सारे सदस्य। 30 सदस्यों की संख्या होती है। 1950 में स्थापित हुई। ये क्या है? ये आपका जो भारत सरकार को क्या है, कम खर्च करने के लिए सुझाव देती है। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि मित व्ययता समिति क्या है? मित व्ययता समिति। मित व्ययता समिति किस समिति को कहा जाता है? तो मित व्ययता अगर आपसे पूछ रहा है, मित व्ययता समिति किस समिति को कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 23। अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष आप याद रखेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे अनंत श्याम आयंगर। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आप याद रखेंगे अनंत श्याम आयंगर। इसके प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे आपके? अनंत श्याम आयंगर। क्लियर हो गया? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अनंत श्याम आयंगर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, हृदय योजना आप पढ़ते हैं, के अनुसार शामिल किया गया है? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो हृदय योजना के तहत आपका शामिल किया गया है। हृदय योजना आप पढ़ते हैं जो भारत के पुराने शहर हैं, जो आपके ऐतिहासिक शहर हैं, जो पहले से आपके जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या है, उनका संरक्षण करना है और उनका पुनरुद्धार करना है इस योजना के तहत। और ये योजना आपकी 2015 में शुरू की गई नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा।
तो टोटल इसमें भारत के 13 शहर शामिल हैं जिनका पुनरुद्धार इसमें करना है। तो आपको इनमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर इसमें शामिल है, बताएंगे सभी कमेंट करके। हृदय योजना में, हृदय योजना आपसे पूछा जा रहा है। हृदय योजना की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के केवल 2 शहर शामिल हैं। 2 में कौन कौन है? एक तो आपका वाराणसी है और दूसरा कौन है? दूसरा आपका मथुरा है। टोटल आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं, इसमें केवल 2 हैं। और पूरे भारत के अगर आपसे पूछा जा रहा है, पूरे भारत के 13 शामिल हैं। और हृदय योजना की अगर आपसे पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपकी 2015 में इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो ये क्लियर हुआ। तो इसमें आपने याद रखना है 1 और 2, कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ये चंबल नदी में स्थित है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। अब इनमें से आप बताएंगे कि इनमें से किसका ये हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो चंबल नदी में स्थित है, जो मगरमच्छ के लिए आपका प्रसिद्ध है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। 3 राज्य कौन कौन है? एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है और एक कौन है? एक आपका राजस्थान है। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? इसमें राज्य शामिल नहीं है हरियाणा। कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हरियाणा राज्य इसमें शामिल नहीं है। चंबल पे आप पढ़ते भी हैं, चंबल पे आपने पढ़ा होगा, जैसे बांध आप पढ़ते हैं, एक कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध आपने पढ़ा होगा, ये आपका चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? गांधी सागर मध्य प्रदेश में। आप पढ़ेंगे जी जवाहर सागर, कौन सा है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और एक आपने पढ़ा होगा राणा सागर। राणा सागर आपसे पूछा जा रहा है, राणा सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इनको याद रखें, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर, ये तीनों जो आपके सागर हैं, बांध है, तो ये कौन से नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ये आप पढ़ते हैं यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट आपके महाजनपद और राजधानी। महाजनपद और राजधानी ये थोड़ा सा टाइपिंग में एक साथ हो चुका है और आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे महाजनपद और राजधानी। महाजनपद आपका दे रखा है मत्स्य, तो मत्स्य आपको बताना मत्स्य की कैपिटल क्या है। उसके बाद कुरु, कुरु की कैपिटल क्या है। उसके बाद सूरसेन और उसके बाद क्या है? असमक। अब इनमें आपको मिलान करना है। मत्स्य, मत्स्य की कैपिटल क्या है? मत्स्य कैपिटल आप विराटनगर पढ़ते हैं। मत्स्य कैपिटल क्या है? विराटनगर। तो आधुनिक जैसे अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर, तो एक यहाँ पे आपका मत्स्य था। कुरु, कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ। दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र ये इंद्रप्रस्थ है वर्तमान में। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका सूरसेन। सूरसेन की क्या है? मथुरा। सूरसेन की मथुरा। और असमक की क्या है? पोतन, या क्या बोलते हैं इसे? पोटली भी इसको बोला जाता है। असमक या क्या है? असमक की है पोतन या पोटली। एक बार पुनः देखेंगे, मत्स्य की पूछे तो मत्स्य की क्या है? मत्स्य आप याद रखेंगे। मत्स्य की कैपिटल क्या है? मत्स्य के विराटनगर। कुरु की क्या है? कुरु की इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा। और असमक की क्या है? असमक की पोतन या पोटली। क्लियर हो गया। तो ये 16 महाजनपद है। आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदों का जो विवरण है ये कौन से निकाय में मिलता है? तो निकाय आप याद रखेंगे, निकाय का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में इनका विवरण मिलता है। और अंगुत्तर निकाय आपसे पूछा जाए तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में आपने 3 पिटक पढ़े होंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनमें सबसे बड़ा पिटक कौन है? सुत्त पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन है आपका? सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक का भाग कौन है आपका? अंगुत्तर निकाय। सुत्त पिटक का भाग कौन है आपका? अंगुत्तर निकाय। अगर आपसे पूछ ले जाए कि 16 महाजनपदों का विवरण कौन से पिटक में मिलता है, तो याद रखेंगे पिटक अगर पूछ रहा है तो सुत्त पिटक। ये कौन पिटक जो आपका पार्ट है कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है आपके सुत्त पिटक। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। ऋग्वेद में किस नदी को देवी तमा कहा गया है या कहा जाता है? इनमें से आप बताएंगे ऋग्वेद में किस नदी को देवी तमा कहा जाता है।
सिंधु, गंगा, सरस्वती या यमुना? इनमें से आप बताएं एक कमेंट करके, किसको कहा जाता है देवी तमा ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद अगर आपसे पूछा जाए नदी से संबंधित क्वेश्चन में, ऋग्वेद में आपसे पूछते हैं ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है सबसे अधिक बार। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया? सबसे पवित्र नदी कौन सी? आपकी सरस्वती। ऋग्वेद में आपसे पूछा जाए गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? गंगा नदी का उल्लेख केवल आपका एक बार है। कितनी बार है? एक बार। और आपसे पूछा जाएगा जी यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार? आपका 3 बार इसका उल्लेख मिलता है। एक बार पुनः देखेंगे, ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। सबसे अधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख है? सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया? सरस्वती। और गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? एक बार। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है? आपका 3 बार। अब आपसे पूछा गया है कि देवी तमा या माते तमा आपसे पूछा जाए तो ये कौन सी नदी को कहा जाता है जो सबसे पवित्र नदी थी? और उस नदी का नाम क्या है? सरस्वती। किसको बोलते हैं? आपका सरस्वती को कहा जाता है। ऋग्वेद काल के अनुसार आर्यों के प्रशासन की सबसे छोटी, ये छोटी है, छोरी लिखा हुआ है यहाँ पे, छोरी नहीं है, क्या है आपका? छोटी। सबसे छोटी इकाई क्या थी ऋग्वेद काल के अनुसार? तो इसमें कुल, ग्राम, विश्व या राष्ट्र, तो इसमें आपको बताना है। ये आपका ग्राम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? आपका ग्राम लिखा हुआ है। तो आपको इसमें बताएंगे सबसे छोटी इकाई क्या थी प्रशासन की। तो आप ऋग्वेद काल के अनुसार अगर बात करें तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी आपकी कुल। क्या थी सबसे छोटी इकाई? ऋग्वेद के अनुसार सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपकी कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद में से ही आपके क्वेश्चन लिए, अच्छे क्वेश्चन है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये 2 बार लिख गया यहाँ पे। ऋग्वेद के अनुसार आपको एक बार पढ़ना है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र, चंद्रमा, उषा या सविता? इनमें से आप बताएंगे किससे समर्पित है। ऋग्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र आप पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये होता है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? आपने पढ़ा होगा। तो तीसरा जो मंडल है वो किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र का उल्लेख उसमें मिलता है। और ये गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आप इसे याद रखेंगे, या तो सूर्य कहेंगे या क्या कहेंगे? या कहेंगे आप सविता। सूर्य या क्या कहेंगे? सविता। इस देवता को समर्पित है कौन सा मंत्र? आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो आप एक बार जो लाइक वाला बटन है उसको जरूर प्रेस करेंगे सभी, और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चारों आश्रम का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? तो चारों आश्रम आपने पढ़े होंगे। चारों आश्रम आप पढ़ते हैं जी। चारों आश्रम का जो विवरण है वो किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रम का मतलब है, जैसे आप पढ़ते हैं आश्रम, जैसे एक होता आपका, इसी में आश्रम की बात करें तो सबसे पहले जो आपका आश्रम होता है, जैसे बाल्यकाल वाला जो आश्रम है उसको बोलेंगे आप। उसके बाद में आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, फिर वो आश्रम है, फिर नेक्स्ट उसके बाद एक और आश्रम आएगा, उसके बाद एक और। तो इस तरीके से आपके 4 आश्रम होते हैं। अब 4 आश्रम का जो आपका विवरण है वो किस उपनिषद में आपका मिलता है वो आपको बताना है। बताएंगे सभी। तो इसमें आपका अगर पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम का जो विवरण है वो कौन से उपनिषद में मिलता है, तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा उपनिषद है। उपनिषद का नाम आप याद रखेंगे। कौन सा उपनिषद है आपका? जवालो उपनिषद। कौन सा उपनिषद आपका? जवालो उपनिषद में आपका चारों आश्रम का विवरण मिलता है। देखेंगे इसमें आगे। तो सर्वप्रथम चारों आश्रम का जो विवरण है वो कौन से उपनिषद में मिलता है? आपने पढ़ा है। कौन सा उपनिषद है? जवालो उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए जी आश्रम कितने हैं, यहाँ पे 4 आश्रम आप देख रहे हैं, 4 आश्रम है। अब 4 आश्रम में कौन कौन से आश्रम है आप पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आएगा आपका ब्रह्मचर्य। कौन सा आएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है, ये बचपन वाला आश्रम है। उसके बाद कौन सा आश्रम आएगा? गृहस्थ आश्रम। जब आपकी शादी हो जाएगी तो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। उसके बाद में
उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के बाद में आपका लास्ट कौन सा आता है, लास्ट आता है आपका संन्यास आश्रम। कौन सा है, संन्यास। तो इस तरीके से 4 आश्रम होते हैं और इनकी आयु 0 से 25 वर्ष, और इसमें आप याद रखेंगे 25 से 50 वर्ष। उसके बाद क्या है, 50 से आपका क्या है 75 वर्ष, और क्या है संन्यास की क्या है 75 से और आपका 100 वर्ष। ये इस तरीके से होते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं इसमें क्या हो गया आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है संन्यास आश्रम। ये इनका आपका आयु वर्ग है, ये सभी का ब्रह्मचर्य। लेकिन ये प्राचीन आयु वर्ग है, अब आधुनिक काल में सब वर्ग टूट चुका है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या है आपका संन्यास। तो ये 4 आश्रम होते हैं आपके, और इनका जो विवरण है ये सबसे पहले कौन से उपनिषद में मिलता है आपका, ये मिलता है आपका जवालो उपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलता है आपका, जवालो उपनिषद में इसका विवरण मिलता है। क्लियर हो गया। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।